बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 साल की थी तब जिंदगी का मतलब बस माँ की गोद और अब्बा की मुस्कुराहट था। लेकिन वो एक शाम बारिश में भीगी सड़क पर सब कुछ बदल गया। कार की चमकदार बॉडी कुचले हुए लोहे में बदल चुकी थी और मैं एक ऐसी खामोशी में कैद हो गई थी जहां आवाजें दम तोड़ देती हैं। अस्पताल की रोशनियों में उनकी बेजान लाशें मेरे बचपन की आखिरी याद बन गई। मैं चुप हो गई थी। लोगों ने कहा कि सदमा है, वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, मगर वक्त बस गुजरता रहा। मेरे अंदर की वो 9 साला अनाया वहीं दफन रह गई। ताया अब्बू मुझे ले आए, वही जिनकी आंखों में हमदर्दी कम और मजबूरी ज्यादा थी। उनके लहजे में वो गर्मी कभी ना आई जो बाप की याद दिलाती। और ताई अम्मा, उन्होंने मां बनने का खूबसूरत ढोंग रचाया। नरमी से बाल सहलाना, दूध के साथ नींद की दवा देना, सब कुछ ऐसा लगता जैसे वो मुझे अपनाए हुए हों। लेकिन उनकी आंखों में कुछ और था, कुछ छुपाओ, कुछ बेचैनी, जैसे मैं सिर्फ एक बोझ थी या शायद एक मोहरा। घर का माहौल अजीब सा था। हर दरवाजे पर ताला, हर बात पर चुप, और एक कमरा ऐसा जिसे सब ऊपर वाले कमरे के नाम से पुकारते थे। जारोन, वो नाम ही काफी था खौफ के लिए। कभी कभार सीढ़ियों से एक चीख सुनाई देती या किसी दीवार से टकराने की आवाज। मुलाजिमीन दुबक जाते और ताई अम्मा खामोशी से दरवाजा बंद कर देती। मेरे सवाल करने पर कहती थी, तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी नहीं, वो पागल है। और बस इतना काफी था मुझे सहम जाने के लिए। वक्त गुजरता गया। मैं उस घर में रही, बढ़ी, लेकिन कभी अपनायत ना महसूस कर सकी। स्कूल जाते वक्त ड्राइवर हमरा होता, फोन पर बात महदूद थी और दोस्त बनाने की इजाजत नहीं। मुझे एक खुशफहमी में रखा गया, जैसे मैं खास हूं, महफूज हूं, जबकि हकीकत ये थी कि मैं कैद में थी, एक खामोश सुनहरी पिंजरा जिसमें आवाज की इजाजत नहीं थी। फिर एक दिन शाम की चाय के साथ जैसे मेरे नसीब का फैसला सुनाया गया। ताई अम्मा ने चाय की चुस्की ली, मेरे सामने बैठी और बड़े इत्मीनान से कहा, तुम्हारी और जारून की शादी बचपन में हो चुकी है। अब वक्त है तुम्हें अपने शौहर के घर भेजने का। एक पल को तो मुझे लगा कि मैंने गलत सुना। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सारोन, वो जो पागल है, जिसे कभी देखा ही नहीं, बस सुना है कि खतरनाक है। मेरी जबान खुश्क हो गई, हाथ कांपने लगे। मैंने एहतजाज किया, चीखी, मिन्नतें की, लेकिन सबके चेहरों पर एक सर्द सुकून था, जैसे ये फैसला पहले ही हो चुका हो। तायब ने सिर्फ एक बार मेरी तरफ देखा, फिर नजरें चुरा ली। वो जानते थे, लेकिन खामोश रहे। उनकी खामोशी सबसे बुलंद थी। तायब ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, यही तुम्हारे माँ बाप की मर्जी थी। झूठ। मैं जानती थी वो झूठ बोल रही थी, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था, कोई आवाज नहीं थी जिसे कोई सुनता। उस रात नींद मुझसे रूठ गई। मैं कमरे में बंद खिड़की से आसमान को तकते तकते सोचती रही कि क्या वाकई मेरी जिंदगी का फैसला हो चुका है। क्या मुझे एक पागल इंसान के साथ जिंदगी गुजारनी होगी। मैंने ख्वाब में अपनी माँ को देखा। वो मुझे अपनी गोद में लिए बैठी थी और कह रही थी, अनाया, खुद को मत हारने देना। सुबह होने से पहले मैंने एक फैसला कर लिया। उसी रात मैंने बैग तैयार किया, कुछ कपड़े, पैसे, माँ की तस्वीर, लॉकेट और एक छोटी सी दुआ। मेरा दिल कांप रहा था, लेकिन खौफ से बड़ा मेरा फैसला था। वक्त आधी रात के करीब था, सब सो रहे थे, या यूं कहिए कि सबको यकीन था कि मैं कभी ये हिम्मत नहीं कर सकती। लेकिन वो अनाया जो बरसों खामोश रही, अब चीखने नहीं, चलने लगी थी, भागने लगी थी। दरवाजे की चाबी मुझे कब मिली याद नहीं, शायद बचपन में किसी खेल के दौरान, या शायद अल्लाह ने खुद मेरी राह आसान कर दी थी। मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोला, बाहर कदम रखा। वो लम्हा जिंदगी का पहला फैसला था जो मैंने खुद किया था। सड़क सुनसान थी, अंधेरी और नम, बारिश के बाद की मिट्टी की खुशबू थी, मगर मेरे लिए वो आज़ादी की महक थी। मैं भागती रही, नंगे पैर, भीगते कपड़े, लरसता बदन, लेकिन मजबूत। मुझे पता नहीं था कि कहाँ जा रही हूँ, बस इतना पता था कि पीछे नहीं जाना। गाड़ियां गुजरती रहीं, कुछ ने मेरी तरफ देखा, कुछ ने नजरअंदाज किया। एक लम्हे को लगा जैसे दुनिया को मेरी परवाह ही नहीं, लेकिन वो भी ठीक ही था। मुझे अब अपने लिए जीना था, खुद अपनी परवाह करनी थी। कई घंटे गुजर गए, जब मेरे पैर छिलने लगे। एक बेंच मिली, मैं बैठ गई। थकन ने मुझे घेर लिया, लेकिन आंखों में नींद नहीं थी। एक छोटा सा होटल देखा, लेकिन पैसे कम थे, दरवाजे बंद थे, रोशनी मध्यम, और मैं बेयारो मददगार। तब वो औरत मिली, उम्र 40 के करीब होगी, आंखों में सख्ती, लेकिन दिल में शायद नरमी बची हुई थी। मैं शायद उसे किसी गली के कोने पर बेचैन खड़ी नजर आई, या शायद वो भी किसी वक्त खुद से भागी थी, इसीलिए पहचान गई। उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा, बस कहा, मेरे साथ आओ।
मैं ना हाँ कह सकी ना इनकार, बस उसके पीछे चल पड़ी। फ्लैट छोटा था मगर साफ, दीवारों पर खामोशी बरसों से बसी हुई थी और किचन में दूध की महक थी। उसने मुझे तौलिया, कपड़े और चाय दी। मैं नहाने गई तो पानी जैसे मेरे जिस्म से नहीं, मेरे खौफ से भी बह रहा था। पहली बार ऐसा लगा कि मैं इंसान हूं, कैदी नहीं। उस रात मैं फर्श पर सोती रही। बिस्तर खाली था मगर मुझे अच्छा लगा। मुझे बिस्तर से ज्यादा सुकून चाहिए था जो बरसों से गायब था। आंख बंद की तो माँ याद आई, वो सब बातें जो कभी कहनी थी और वो सब ख्वाब जो देखने की मोहलत ना मिली। लेकिन अगली सुबह जब मैंने आंख खोली, बिस्तर पर कोई था। मैं चीखी, चौंकी और अगले लम्हे वो मेरे बिल्कुल सामने था। वही ज़ारौन। मेरे हलक से निकलने वाली चीख अभी पूरी गूंज भी ना पाई थी कि वो मुझे थाम चुका था। उसकी गिरफ्त मजबूत थी लेकिन दर्दनाक नहीं, जैसे वो मुझे काबू में लाना चाहता हो, तोड़ना नहीं। चुपन आया, अब ये खेल तुम्हारा नहीं रहा। ये अल्फाज, उसकी आवाज पुरसुकून, गहरी और एक अजीब यकीन से भरपूर थी। मैं साकत हो गई। मेरे अंदर जैसे कुछ मुंजमद हो गया हो। वही ज़ारौन जिसे मैंने कभी देखा ही नहीं, सिर्फ सुना था, आज मेरे सामने खड़ा था। और वो वैसा नहीं था जैसा सुना था। वो पागल नहीं लग रहा था, ना आंखों में वहशत, ना बदन में लर्जाहट, ना चेहरे पर वो बिखरापन जिसकी निशानियां मुझे बरसों सुनाई गई थी। उसकी आंखों में गहराई थी, एक अजीब सच, एक ऐसा राज जो उसे बाकी सबसे अलग कर रहा था। मैं खौफजदा जरूर थी मगर ज्यादा हैरत ज़दा थी, क्योंकि वो शख्स जो मेरे वजूद का खौफ बन चुका था अब मेरे सामने एक पुरसुकून तूफान की सूरत खड़ा था। मेरा बदन कांप रहा था लेकिन उसके लम्स ने मेरी धड़कन को रोक लिया था। वो मेरे बिल्कुल करीब था, इतना कि उसकी सांसों की हिद्दत मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थी। मैं हिचकिचाई, पीछे हटी, लेकिन उसकी गिरफ्त ने मुझे रोक लिया। नहीं, वो जालिम नहीं था, लेकिन वो मुझे जाने देना भी नहीं चाहता था। तुमने समझा कि तुम भाग सकती हो इस घर से, मुझसे? वो आहिस्ता से बोला। उसके लहजे में ना गुस्सा था ना तंज, बस एक अजीब खामोश हकीकत, जैसे उसने बरसों इंतजार किया हो सिर्फ ये लम्हा देखने के लिए। तुम जानती भी हो कि तुम कहाँ हो? उसने मेरे हाथ छोड़ते हुए पूछा। मैं खामोश रही, आंखें झुकी रही। वो हंसा, एक मध्यम सी हंसी जिसमें सुकून भी था और थकन भी। ये जगह जहां तुम आई हो ये मेरी जगह है और तुम यहां सिर्फ अपनी मर्जी से नहीं आई अनाया, तुम्हें यहां लाया गया है। तुम्हारी कहानी बहुत पहले से लिखी जा चुकी है, बस तुमने पढ़ना अभी शुरू किया है। मैं एक कदम पीछे हटी मगर दीवार ने रास्ता बंद कर दिया। कमरा छोटा था लेकिन उसकी मौजूदगी ने उसे और भी तंग कर दिया था। ज़ारौन आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में नरमियां थी। उसने मेरा चेहरा देखा जैसे बरसों का अक्स देख रहा हो। मैं पागल नहीं हूं अनाया, उसने धीरे से कहा। सबने मुझे पागल बनाया ताकि मैं खत्म हो जाऊं, ताकि मेरी जगह, मेरी शनाख्त, मेरी विरासत कोई और ले सके। और तुम इस खेल की आखिरी कड़ी हो। मेरे होंठ खुश्क हो चुके थे, दिल तेजी से धड़क रहा था और दिमाग जैसे मुकम्मल खाली। मैंने इतने साल खौफ में गुजारे, ज़ारौन के नाम से, उसके साय से, उसके जिक्र से, और अब जब वो सामने था तो वो खौफ सिर्फ हैरत में बदल चुका था। उसने मेरे करीब आकर मेरी कलाई को थामा, बहुत आहिस्तगी से। उसकी उंगलियां मेरी जिल्द पर आहनी नहीं, नर्म थी, जैसे वो मेरा दर्द पड़ रहा हो। जब तुम भागी तो तुमने सोचा कि ये सब खत्म हो जाएगा? नहीं अनाया, ये तो शुरुआत है। तुम भागी नहीं, तुम वहीं आई हो जहां तुम्हें होना चाहिए, मेरे पास। उसकी आवाज में कोई जबरदस्ती नहीं थी लेकिन उसका लहजा फासला कुन था। मुझे मत छुओ, मेरे लबों से आखिरकार अल्फाज निकले, लड़खड़ाते हुए, टूटते हुए, मगर वो सिर्फ मुस्कुराया। मैं तुम्हें छू रहा हूं या तुम खुद को मुझसे छुपा नहीं पा रही? उसके अल्फाज ने मुझे अंदर तक चीर दिया। वो सच कह रहा था, मैं वाकई खुद को उससे दूर नहीं कर पा रही थी, ना दिल से, ना आंखों से। ज़ारौन पीछे हटा, जैसे उसे मेरी उलझन का एहसास हो। वो खिड़की के पास गया, बाहर देखा और फिर बोला, तुम्हें सच जानना है तो ठहरो, अगर नहीं तो दरवाज़ा खुला है, लेकिन याद रखना, बाहर तुम्हारे लिए कुछ भी महफूज नहीं और अंदर शायद सब कुछ। मैंने दरवाजे की तरफ देखा, वो खुला था। मैं जा सकती थी, कदम उठा सकती थी, मगर मेरा दिल वो दरवाज़ा नहीं चाहता था। वो सिर्फ एक बात जानना चाहता था कि क्यों। ज़ारान की आंखों में मुझे वो क्यों दिखाई दे रहा था, और शायद मैं वो वाहिद शख्स थी जो उसकी आंखों के उस सवाल को समझ सकती थी। कमरे की खामोशी बढ़ती गई मगर मेरे अंदर एक जंग छिड़ चुकी थी। ये शख्स, ये ज़ारौन, वो दुश्मन है
कैद है या वो आईना है जिसमें मेरी अपनी सच्चाई छुपी है? वो खामोशी से मेरी तरफ वापस आया और इतना कहा, यह कमरा है तुम्हारा नया आगाज, अनाया, अगर तुम चाहो। और मैं चाहती थी। मेरे सामने बैठा वो शख्स जिसे मैंने हमेशा एक पागल, एक खतरा, एक साया समझा था, अब लफ्जों में अपनी हकीकत सुना रहा था। उसकी बातों में कोई ड्रामा नहीं था, कोई जज्बाती फरेब नहीं, बस एक कच्ची सच्चाई थी जो सांसों के साथ बाहर निकल रही थी। उसकी आंखें जैसे कई सदियों का बोझ लिए बैठी थी और मैं उन्हें देखकर समझ गई थी वो झूठ नहीं बोल रहा। जब मैं 13 का था उन्होंने पहली बार मुझे जहर दिया, नींद की गोलियां पानी में घोली हुई। मैं बच गया, शायद इसलिए कि मेरी नींद भी हमेशा मेरी दुश्मन रही। जब आंख खुली तो सबने कहा जारून कुछ अजीब हो गया है, और तायम्मा वो सिर्फ मेरी हालत पर अफसोस करती रही। वो हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें खून की खुशबू थी। मुझे मारने के लिए उन्होंने मेरे जहन को निशाना बनाया और मैंने सोचा कि अगर सब यही चाहते हैं कि मैं पागल बन जाऊं तो मैं वही बन जाऊंगा, लेकिन अपने तरीके से। मैं दम साधे सुनती रही। उसके चेहरे पर जो जख्मों के निशान थे वो अब तकलीफ नहीं, ताकत बन चुके थे। फिर मैंने खामोश रहना सीखा, बात कम, चीख ज्यादा, नजर कम, साया ज्यादा। एक दिन वो सब यकीन करने लगे कि जारून वाकई पागल है। उन्होंने मुझे कमरे में बंद किया। मुलाजिमीन को हिदायत मिली कि मेरे करीब ना आए, और मैं आज़ाद हो गया उनके मंसूबों से, उनकी साजिशों से। क्योंकि कोई पागल से नहीं डरता, उसे नज़रअंदाज करता है। और तुमने इन सब सालों में बर्दाश्त किया। मेरे लबों से बेसाख्ता निकला, मगर वो सर हिलाकर रह गया। बर्दाश्त नहीं, मैंने तैयारी की। मैंने हर लम्हा, हर दिन अपनी सौतेली माँ को, ताया अब्बा को, ताई अम्मा को, सबको गौर से देखा। मैंने उनके कदम, उनके अल्फाज, उनके इरादे पहचान लिए, और मैंने इंतजार किया तुम्हारे आने का। मेरे अंदर सर्द लहर दौड़ गई। मेरा? हाँ नाया, तुम इस कहानी की आखिरी चाबी हो। उसने मेरी तरफ देखा, एक ऐसी गहराई से जैसे वो मेरे अंदर झांक कर वो सब देख रहा हो जो मैंने कभी खुद से भी छुपाया। तुम वो गवाह हो जिसके वालिदैन को रास्ते से हटाया गया। तुम वो धागा हो जो ताई अम्मा की हर साजिश से बंधा था, और तुम ही वो हो जो मेरे इस नकाब को उतार सकती हो या इसे मुकम्मल कर सकती हो। मेरे कदम लरस गए। ये सब, ये सच मेरी हड्डियों में उतरता जा रहा था। मेरे वालिदैन का हादसा हादसा नहीं था नाया, मंसूबा था। और वो सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि वो तुम्हें अपनी मर्जी से पालना चाहते थे, किसी की प्रॉक्सी नहीं बनाना चाहते थे। ताई अम्मा ने तुम्हें नहीं अपनाया, उन्होंने तुम्हें खरीदा। एक खामोश, मजबूर मोहरा। मेरे दिल में जैसे कुछ टूटा। मैंने मां समझकर जिनके हाथों को चूमना सीखा था, वो हाथ मेरे वालिदैन के खून से रंगे निकले। जारून अब भी मुझे देख रहा था, जैसे उस लम्हे भी वो मेरा रद्द अमल पर रख रहा हो। मैं तुम्हें सिर्फ सच बता रहा हूं, जबरदस्ती कुछ नहीं। तुम चाहो तो दरवाजा खुला है, जा सकती हो, लेकिन अगर तुम रुक जाओ तो हम मिलकर वो सब कुछ वापस ले सकते हैं जो तुमसे छीन लिया गया। मेरी सांसें उखड़ने लगी, जैसे मेरे अंदर एक नया वजूद जन्म ले रहा हो। मैंने जिंदगी भर खामोशी का बोझ उठाया, हर हुक्म माना, हर साजिश को बर्दाश्त किया। अब क्या यही वक्त था कि मैं भूलूं? लेकिन किससे, किसके लिए? जारौन के लिए या अपने लिए? मैंने आंखें बंद की और एक लम्हे के लिए अपने माँ बाप की आवाज़ें सुनी, वो दोनों जो जिंदगी में कभी नहीं लौटे, लेकिन इस सच की सूरत मुझे वापस मिल रहे थे। जारौन ने मेरा हाथ थामा। अब ये तुम पर है अनाया, खामोशी से जियो या सच के साथ लड़ो। और उस लम्हे मैंने पहली बार जारौन को एक इंसान के तौर पर देखा, ना पागल, ना दुश्मन, ना खौफ, सिर्फ एक मर्द जो बरसों से एक नकाब के पीछे छुपा बैठा था, बस इस उम्मीद में कि कोई उसका चेहरा पहचान ले। मैंने फाइल बंद की और सर आहिस्ता से हिला दिया। नकाब अब सिर्फ जारौन के चेहरे से नहीं, मेरी आंखों से भी उतर चुका था। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि लम्स सिर्फ एक जिस्मानी तजुर्बा नहीं होता, वो रूह की सरगोशी भी हो सकता है। वो रिश्ता जो लफ्जों से परे हो, आवाज से अलग। जारौन ने मेरे करीब आकर सरगोशी की। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। वो अल्फाज नहीं थे, वो फैसला था। ना उसमें जबरदस्ती थी, ना इल्तिजा, बस एक पुख्ता यकीन जो वो खुद पर भी रखता था और मुझ पर भी। मेरे कदम पीछे नहीं हटे, दिल की धड़कन ने एहतजाज नहीं किया, बदन ने नहीं कहा कि यह गलत है, बल्कि बरसों के दबे जज्बे, खामोश तमन्नाएं, अनजाने ख्वाब, सब एक पल में मुझ पर वार कर गए। मैंने खुद को उसके लम्स के हवाले कर दिया। हमने कुछ नहीं कहा, ना पूछा, ना बताया। उस रात कोई लफ्ज नहीं बोला गया, सिर्फ जिस्मों और रूहों के बीच एक खामोश मुकालमा चलता रहा।
वो लम्हा तूफान जैसा था, तेज, गहरा और मुकम्मल। मैंने उसके सीने पर हाथ रखा तो दिल की धड़कन सुनाई दी। वो तेज थी, जैसे बरसों का इंतजार अब पूरी शिद्दत से निभाया जा रहा हो। मैंने नजरें उठाई, वो मुझे देख रहा था। वो नजरें, ना मर्दाना गुरूर था, ना जिस्मानी तसल्लुत। सिर्फ एक सवाल था कि क्या तुम वाकई मेरी हो। मेरा वजूद उस सवाल का जवाब दे चुका था। मैंने खुद को कभी इतना मुकम्मल महसूस नहीं किया था, न किसी रिश्ते में, न किसी ख्वाब में। जारून का वजूद मेरे अंदर एक तवाजुन ला रहा था, वो तवाजुन जो मैंने अपनी माँ की गोद में आखिरी बार महसूस किया था। वो रात खत्म हुई, लेकिन मेरी पुरानी अनाया उस रात मर गई। वो जो हिचकिचाती थी, वो जो हर रिश्ते पर शक करती थी, वो जो हर छूने में धोखा महसूस करती थी, वो अब नहीं थी। मैं अब वो अनाया थी जो अपनी ख्वाहिशों को पहचान चुकी थी, जो अपने लम्स की ताकत को जान चुकी थी, और जो ये जान चुकी थी कि सच्चाई की पहली शर्त खुद से सच बोलना है। और मैंने सच माना, जारोन के सामने, खुद के अंदर। सुबह सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आईं तो मैंने आंख खोली। वो मेरे पास बैठा था, मुकम्मल लिबास में, और मेरे चेहरे को देख रहा था। उसकी आंखों में शर्म नहीं थी, बल्कि फख्र था। उसने मेरा हाथ थामा और कहा, मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा अनाया, ना जिस्म को, ना दिल को। तुम सिर्फ मेरी नहीं हो, तुम मेरे इंसाफ के साथी हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस सर उसके सीने पर रख दिया। उसकी सांसें, उसकी धड़कन, उसकी मौजूदगी, सब मेरी पनाहगाह बन चुकी थी। कमरे में खामोशी थी, वो खामोशी जो सिर्फ तूफान से पहले की होती है। मैं बिस्तर पर बैठी थी। जारून ने मेरे सामने एक भारी सी फाइल रखी, गर्द आलूद, जर्द सफात वाली, जैसे बरसों का बोझ उसमें बंद हो। मेरे हाथ होले से फाइल की तरफ बढ़े और एक लम्हे के लिए दिल ने धड़कना छोड़ दिया। जारून कुछ नहीं बोला, बस मेरी आंखों में देखता रहा, जैसे जानता हो कि इस पल के बाद मैं वो अनाया नहीं रहूंगी जो कल रात थी। मैंने पहला सफ़ा खोला। सामने एक तस्वीर थी, अम्मा और अब्बा, खुश, मुस्कुराते, और उनके बीच में मैं, एक मासूम सी बच्ची जो उन दोनों की पूरी दुनिया थी। वो लम्हा मेरे जहन में धमाके की तरह गूंजा। वो शाम याद आई जब वो मुझे स्कूल से लेने आए थे, और उसके बाद वो आखिरी कार का सफर, जिसके बाद कुछ नहीं बचा था सिवाय सन्नाटे के। फाइल के अंदर जो दर्ज था वो सिर्फ अल्फाज नहीं थे, वो मेरे बचपन की लाश थी, जिसे सालों बाद दफन करने की इजाजत मिल रही थी। इंश्योरेंस रिपोर्ट्स, कार ब्रेक फेल की तफसील, ड्राइवर की गुमशुदगी, तफ्तीश के बंद दरवाजे, और एक अंदरूनी नोट जिसमें साफ लिखा था कि यह सबूताज एक्सीडेंटल हो सकता है। मैंने सफ़े पलटाए और एक जगह मेरे ताया अब्बा का दस्तखत था, हादसे के फौरन बाद इंश्योरेंस क्लेम की मंजूरी पर। जारून ने फाइल के अंदर एक और फोल्डर खोला, अंदरूनी खानदानी रिकॉर्ड्स। उसमें मेरे वालिद की वसीयत थी, जिसमें लिखा था कि उनकी जायदाद का वारिस मैं हूं, और अगर उनके साथ कुछ हो जाए तो ताई अम्मा सिर्फ निगरान होंगी, मालिक नहीं। मगर ये दस्तावेज कभी जायरे नहीं की गई, कभी रजिस्टर्ड ही नहीं हुई। मैंने लरसते हाथों से उसे पढ़ा। अनाया मेरी जिंदगी की आखिरी खुशबू है, उसे कोई खरीद ना सके, ये मेरी दुआ है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उनमें कोई फरियाद न थी। वो आंसू सिर्फ दुख के नहीं थे, वो एक हकीकत के सामने सर झुकाने वाले आंसू थे। मैंने सोचा कि क्या वाकई ताई अम्मा, वो औरत जिसने मुझे दूध पिलाया, रातों को मेरे बुखार में बैठकर दुआएं की, वही मेरे माँ बाप की मौत की मंसूबा साज थी। जारून की आवाज ने मेरे ख्यालों को काटा। उसने तुम्हें पाला नहीं, काबू में रखा। उसने माँ की शक्ल में जाल बिछाया, और जब वक्त आया तुम्हें उस घर की इज्जत के नाम पर एक पागल के साथ बांधने का ड्रामा किया, ताकि जायदाद मुकम्मल उसी के कंट्रोल में रहे। मेरी सांस अटक गई। मैंने खुद को छुआ, अपने बाजू को, जैसे यकीन करना चाहती हूं कि मैं भी जिंदा हूं। मैंने बरसों जिसे माँ कहा, वो मेरी माँ नहीं थी, वो तो मेरी खामोशी की कब्र खोदने वाली थी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है अनाया, जारोन ने आहिस्ता से कहा। अगर तुम चाहो तो ये फाइल बंद करके वापस अपनी खामोशी में जा सकती हो, जैसे बाकी सब करते आए हैं, या तुम ये फाइल लेकर एक तूफान बना सकती हो, वो तूफान जो बरसों की खामोशी, झूठ और साजिश को बहा ले जाएगा। मैंने फाइल को बंद किया, लेकिन दिल की फाइल खुली रह गई। एक एक लफ्ज, एक एक हकीकत मेरे अंदर गूंज रही थी। मैंने नजरें उठाई, जारून की तरफ देखा। वो वही शख्स था जिसे मैं खौफ समझती थी, और अब वही मेरा वाहिद सच था। उसकी आंखों में कोई जबरदस्ती न थी, कोई जिद नहीं, सिर्फ एक पेशकश थी, एक एतमाद कि मैं वो फैसला कर सकती हूँ जो बरसों से टलता आया है। मैंने गहरी सांस ली, मेरे अंदर जैसे किसी ने चिराग जला दिया हो। मैंने फाइल दोबारा खोली और एक सफ़े पर दस्तखत कर दिए, वो सफ़ा जिस पर मेरे वालिद की वसीयत थी, और जो बरसों उनके खून के आंसू रो रहा था।
अब वो सच मेरी उंगलियों के लम्स से दोबारा जिंदा हो चुका था। हम कब शुरू करें? मैंने जारून की तरफ देखकर कहा। मेरी आवाज़ कमज़ोर नहीं थी, ना लरसती हुई। वो आवाज़ थी एक औरत की जो बरसों से अपने हक के लिए तैयार की जा रही थी, और आज उसने खुद को पहचान लिया था। जारून ने एक खफीफ सी मुस्कुराहट दी और बोला, अब तुम मेरे साथ नहीं, मेरे बराबर खड़ी हो। उसी लम्हे मुझे एहसास हुआ, सच्चाई सिर्फ दुख नहीं देती, वो इंसान बनाती भी है। और आज मैं सिर्फ किसी की बेटी, किसी की बीवी या किसी की यतीम नहीं थी। मैं अनाया थी, अपनी पहचान के साथ, अपने अख्तियार के साथ। और मेरा पहला फैसला मेरी खामोशी को तोड़ना था। मैं उसके साथ उस कमरे की तरफ बढ़ रही थी जिसे हमेशा बंद देखा, जो उस वक्त भी साकत था। जारून ने दरवाज़ा खोला तो मुझे लगा कि मैं किसी म्यूजियम में दाखिल हो रही हूँ, या किसी ऐसे हिस्से में जो मेरी याददाश्त से कभी हदफ हो चुका था। दीवारों पर खामोश रोशनी थी, और फिजा में कुछ ऐसा था जो सांसों को सुस्त कर देता है। कमरे की एक दीवार मुकम्मल तौर पर तस्वीरों से भरी हुई थी। मैं झटक गई। वो तस्वीरें मेरी थी। मैं, अनाया, एक 2 साल की, 3 साल की, स्कूल में यूनिफॉर्म पहने, झूला झूलती, वालिदैन के साथ हंसती हुई। एक तस्वीर में मैं रो रही थी और माँ मुझे सीने से लगा रही थी। एक और तस्वीर में मैंने रंगों से भरा चेहरा बनाया हुआ था और अब्बा मेरे साथ हंस रहे थे। मैंने बेख्तियार अपने लबों पर हाथ रख लिया। ये सब कैसे, कब, क्यों? जारून खामोशी से मेरे साथ खड़ा था। उसने आहिस्ता से कहा, ये सब मैंने संभाल कर रखा, जैसे तुम्हारे अंदर की वो अनाया जो दुनिया भूल गई। मैं नहीं भूला। मेरी आंखें भर आईं। मैंने परसों खुद को मजबूत जाहिर किया, खामोशी को हंसी के लिबादे में छुपाया, मगर इन तस्वीरों ने वो सब कुछ खोल दिया जो अंदर से सड़ा हुआ था। एक अजीब सा दर्द दिल में जाग गया, पर इस बार तन्हाई का नहीं, पहचाने जाने का। मैंने एक तस्वीर की तरफ इशारा किया जिसमें मैं फूलों के हार पहनकर खड़ी थी। ये कब की है? मैंने सरगोशी की। तुम्हारी सालगिरह, 7वीं। तुमने बार बार कहा था कि तुम्हें गुलाबी फ्रॉक चाहिए, और तुम्हारी माँ ने रातों को सी कर दी थी। वो तस्वीर तुम्हारे अब्बा ने खींची थी। वो लम्हे जैसे वक्त से बाहर थे और जारून की याददाश्त में कैद। मुझे हैरत हुई कि जिन लम्हों को मैं भूल चुकी थी वो किसी और के दिल में यूं जिंदा है जैसे कल की बात हो। मैं आहिस्ता आहिस्ता दीवार के करीब गई, तस्वीरें छुई जैसे वो मेरे दिल के जख्मों पर मरहम बन रही हो। हर तस्वीर में एक कहानी छुपी थी, एक ऐसा लम्हा जो वक्त की गर्द में दफन हो चुका था, मगर जारून ने उन्हें दफन होने नहीं दिया। मैं तुम्हें बरसों से जानता हूं अनाया। तुम वो हकीकत हो जिसे मैंने बचा कर रखा है। तुम सिर्फ एक लड़की नहीं हो जिसे वो लोग जायदाद की कुंजी समझते हैं। तुम वो वजूद हो जिसके होने से मैं मुकम्मल होता हूं। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी थी, वो नमी जो कमजोरी नहीं, गवाही होती है कि वो सच बोल रहा है। मेरी सांसें भारी हो गईं। मैंने खुद को इतने सालों में कभी किसी के लफ्जों पर यूं भरोसा करते नहीं देखा था, लेकिन आज दिल खुद कह रहा था, शायद जारून में वो दुख छुपा था जो मुझ में था, और शायद इसीलिए हम एक दूसरे को समझ सकते थे। मैंने उसकी तरफ कदम बढ़ाया और कहा, अगर तुमने इतना कुछ संभाला है तो अब मैं कुछ खोना नहीं चाहती। मैं वो लड़की नहीं रहना चाहती जो सिर्फ दुख सहती है। उसने मेरा हाथ थामा और आहिस्ता से कहा, फिर वादा करो, हम सिर्फ मोहब्बत नहीं करेंगे, इंसाफ भी लाएंगे। वादा, मैंने जवाब दिया, बेधड़क, बेखौफ। हम दोनों ने उस लम्हे अहद किया कि हम वो सब वापस लाएंगे जो हमसे छीना गया। हम सिर्फ 2 लोग नहीं थे, हम 2 सच थे जिन्हें दुनिया झूठ बनाकर दफन करना चाहती थी। हमने फैसला किया कि अब हमारी कहानी सिर्फ रोमांस की नहीं होगी, बल्कि वो एक जिद्दोजहद होगी, जुल्म के खिलाफ, झूठ के खिलाफ, और सबसे बढ़कर खामोशी के खिलाफ। मैंने दीवार की आखिरी तस्वीर देखी, एक सादा सा फ्रेम जिसमें एक सफेद कागज था। मैंने हैरत से पूछा, ये खाली क्यों है? जारून ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि ये उस दिन के लिए है जब हम सब कुछ मुकम्मल कर लेंगे, जब तुम्हारी और मेरी तस्वीर एक साथ सच्चाई की फतह के दिन की निशानी बनेगी। मैंने खाली फ्रेम को छुआ और दिल में महसूस किया, हाँ, एक दिन ये तस्वीर जरूर बनेगी, और वो दिन अब दूर नहीं था। हम दोनों ने उस सुबह दीवार पर तस्वीरों के साए में बैठकर वो पहला कदम उठाया जिसका रास्ता तकलीफों से भरा था, मगर आखिर में रोशनी थी। और अब हम दोनों सिर्फ यादों को नहीं, हकीकत को भी तस्वीर बनाने वाले थे। वो लम्हा जैसे मेरे अंदर एक नई औरत को जन्म दे रहा था। मैंने हमेशा खुद को सच्चाई की तलाश में देखा, मजलूम, बिखरी हुई, लेकिन अब मैं तमाशे का हिस्सा नहीं, उसकी हिदायतकार थी। जारून ने कहा, अगर दुश्मन को यकीन हो कि वो जीत रहा है
तभी वो असल चाल खेलता है। और हमने इस उसूल पर अमल शुरू कर दिया। ज़ारोन ने सबके सामने मुसालिहत का ऐलान किया। ताया अब्बा के सामने सर झुकाया, ताई अम्मा के पांव छुए। उनकी आंखों में वही पुरानी रोशनी लौट आई थी, ताकत की, कंट्रोल की, जीत की। वो समझी कि ज़ारोन टूट चुका है और मैं बस एक ताबे खामोश लड़की हूं जो अब उनकी मर्जी पर राजी है। उन्होंने हमें गले लगाया, खाने की मेज पर साथ बिठाया और खानदानी इज्जत का तस्करा बार बार किया। उनके चेहरे पर सुकून था, मगर मेरे चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो उस सुकून की जड़ों को काटने लगी थी। मैंने खुद को एक बार फिर उस घर में वापस पाया, मगर इस बार मैं वो अनाया नहीं थी जो कभी बचपन में माँ बाप की मौत के बाद लाकर यहां रखी गई थी। मैं अब उस मकान की खामोश दीवारों में झूठ, साजिश और नफरत की पुरानी गर्द को पहचान चुकी थी। हर कदम, हर नजर, हर हंसी मुझे अब जाली लगती थी और मैं उस जालीपन की नई अदाकारा बन चुकी थी। ताई अम्मा ने मुझे एक दिन करीब बिठाया, मेरे बालों में हाथ फेरा, वही रिवायती अल्फाज कहे, बेटी तुम मेरी जान हो। मैंने नजरें झुकाए रखी और हाँ में सर हिलाया, लेकिन दिल में उस वक्त जो उबाल था वो किसी आतिश फिशां से कम नहीं था। ज़ारोन ने अपना किरदार बखूबी निभाया। वो घर में सादा, खामोश, ताया अब्बा के साथ जमीनों के कागजात पर दस्तखत करता रहा। ताई अम्मा की हर बात पर हंस-बात में सर हिलाता रहा। रात को जब हम दोनों छत पर मिलते तो वही ज़ारोन होता जिसके चेहरे पर वो नकाब नहीं होता जो दिन भर पहने रखता था। हम मंसूबे बनाते, हर जाविया सोचते, हर किरदार का रद्द अमल पर रखते। ये जंग सिर्फ दिल की नहीं थी, जहन की भी थी। मैंने नोट किया कि ताई अम्मा अब भी अपने राजों को मुकम्मल तौर पर जाहिर नहीं करती। वो किसी से कुछ शेयर ही नहीं करती, ना ताया अब्बा से, ना मुलाजिमीन से। हर चीज़ अपने काबू में रखती हैं, जैसे उन्हें मुकम्मल यकीन हो कि उनका जाल इतना मजबूत है कि कोई उससे बच ही नहीं सकता। और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, गुरूर। एक दिन मैंने उनके कमरे में उनकी अलमारी के ऊपर एक पुराना बक्स देखा। ज़ारोन ने पहले ही मुझे बताया था कि असल सबूत वहीं हो सकते हैं। मैंने ताई अम्मा को बातों में लगाकर नीचे किचन में भेजा और फौरन बॉक्स खोलकर अंदर मौजूद फाइल्स की तस्वीर ले ली। वो सब कुछ था वहां, जमीनों के जाली कागजात, वसीयत के बदलाव की दरखास्तें और कुछ खुफिया रसीदें जो एक खास वकील के नाम पर थीं। जब मैंने ज़ारोन को वो तस्वीरें दिखाई तो उसने बस इतना कहा, यही वो कुंजी है जिससे इनका महल गिराया जा सकता है। अब हमारे पास सिर्फ सबूत नहीं, यकीन भी था, लेकिन हम जानते थे कि आखिरी वार से पहले दुश्मन को मजीद मुतमईन करना होगा। हमने एक छोटा सा फंक्शन रखा, ताई अम्मा के लिए उनकी खिदमत और कुर्बानी के सालों को खिराज तहसीन देने के नाम पर। पूरा खानदान बुलाया, कैमरे लगवाए और उनकी तारीफों के पुल बांधे गए। ताई अम्मा ने जो साड़ी उस दिन पहनी वो कई साल पुरानी थी, वही जो उन्होंने मेरे वालिद की आखिरी बरसी पर पहनी थी। शायद उसे पहनकर वो जीत का एहसास लेना चाहती थी। उस फंक्शन में ज़ारोन ने तकरीर की, मेरी माँ जैसी ताई को देखकर दिल मुतमईन होता है कि हमारे खानदान की बुनियादें वफा पर खड़ी हैं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। ताई अम्मा की आंखें चमक रही थीं। वो मुकम्मल तौर पर भरोसा कर चुकी थी कि ज़ारोन अब उनके काबू में है। लेकिन अगले ही लम्हे ज़ारोन की निगाह मुझसे मिली और हम दोनों के चेहरों पर एक छुपी हुई मुस्कुराहट थी, वही जो एक तूफान से पहले फिजा में आती है। उस रात मैंने खुद को पहली बार आईने में देखकर कहा, अनाया, अब तो सिर्फ जीना नहीं, जताना है कि तेरे जख्म तुझे कमजोर नहीं करते, वो तुझे तेग बनाते हैं। हमने एक और फैसला कुन कदम उठा लिया था। अब खेल का वक्त खत्म होने वाला था और सच्चाई की पहली किरण ताई अम्मा और उनकी आंखों में चमकने वाली थी, जो आज फख्र से चमक रही थी, लेकिन बहुत जल्द पछतावे से नम हो जाने वाली थी। वो शाम जैसे हर सच की कब्र कुशाई का वक्त लेकर आई थी। ज़ारोन ने एक आखिरी मोहरा चलाया। वो औरत जिसे सबने दीवानी, बेदर्द, सौतेली माँ के तौर पर जाना, लेकिन ज़ारोन जानता था कि वो कभी कम दिमाग नहीं थी। वो सिर्फ एक प्यादा। वो बरसों से खामोशी के बदले में पैसे खाती रही थी, मगर अब हमारे पास वो सब कुछ था जो उसे बोलने पर मजबूर कर सकता था, सबूत, वक्त और सच। हमने उसे एक बंद कमरे में बुलाया, जहां न कोई दर था न खिड़की, सिर्फ एक लालटेन की हल्की रोशनी और 3 मौजूद आंखें, मेरी, ज़ारोन की और उस औरत की जिसके चेहरे पर बरसों की थकन और खौफ खुल चुका था। ज़ारोन ने उसके सामने वो तस्वीरें रखी, फाइलें, रसीदें और फिर एक ऑडियो क्लिप चलाया जिसमें वो एक पुराने मुलाजिम से फ़ोन पर किसी काम के बदले में खामोशी खरीदने की बात कर रही थी। वो लरस गई। उसकी आंखों में जैसे बरसों का किया हुआ पछतावा छलकने लगा।
उसने एक लंबी सांस ली, जैसे अंदर कुछ जहर दबा हो, और फिर हार मान ली। हाँ, मैंने जहर दिया था, उसने कहा, आवाज थकी हुई और शायद पहली बार सच बोलती हुई। ज़ारौन के बाप को, और तुम्हारे बाप की कार की ब्रेक भी मैंने ही फेल करवाए थे। लेकिन वो रुक गई, जैसे अल्फाज कहने से पहले सांस चुराना चाहती हो। लेकिन मैं अकेली नहीं थी, मैं सिर्फ एक मोहरा थी। असल हुक्म ताई अम्मा का था, वही जो सब कुछ कंट्रोल करती हैं, वही जो हमें भी, तुम्हें भी और इस खानदानी जायदाद को अपनी मुट्ठी में रखना चाहती हैं। मेरी सांसें रुक गईं। मैं जानती थी, कहीं न कहीं दिल के किसी कोने में इस सब का यकीन था। मगर सुनना, वो एक और जख्म था। वो ऐसा वार था जिसने मेरी आखिरी उम्मीद भी छीन ली। ताई अम्मा का चेहरा, वही चेहरा जिस पर मैंने परसों एतबार किया, वही चेहरा जो मेरे ख्वाबों में मां की जगह बन गया था, अब मेरे दिमाग में एक कातिला की सूरत में चिपक रहा था। मेरे हाथ लरसने लगे, आंखों में धुंध छा गई। मैं कुछ बोल ना सकी। शायद जबान गंग हो चुकी थी या दिल ने बोलने से इनकार कर दिया था। ज़ारोन ने फौरन मेरा हाथ थामा। उसकी गिरफ्त में वही तसल्ली थी, वही पनाह जो मैंने परसों में सिर्फ एक बार महसूस की थी, पहली बार जब मां ने मुझे गोद में लिया था। तुम अब अकेली नहीं हो अनाया, ज़ारोन की आवाज मेरे अंदर उतर गई। इस एक जुमले ने जैसे मेरे तमाम खौफ, दुख और टूटेपन को एक सिमत दे दी। अब मैं सिर्फ वो लड़की नहीं थी जो तन्हाई में रोती थी, अब मैं वो औरत थी जो अपने जंग का मैदान चुन चुकी थी। ज़ारोन की सौतेली मां जमीन पर बैठ चुकी थी, शिकस्त खुर्दा, बेजान, और जैसे उसके अंदर का सारा जोर बह चुका हो। उसने मुझसे वादा किया था कि मैं सारी उम्र महफूज रहूंगी, बस एक काम करो फिर तुम आज़ाद हो, वो कह रही थी, जैसे उसके अल्फाज भी जहर के साथ बह रहे हों। मुझे नहीं पता था कि ये इतना दूर हो जाएगा, मुझे नहीं पता था कि ये इतना दूर जाएगा। तुम लोग बच्चे थे। उसकी आवाज रुंध गई। मैंने पहली बार उस औरत को इंसान की तरह देखा, कमजोर, पछताती हुई, गुनाह में लिपटी हुई, लेकिन कम से कम अब सच के साथ खड़ी थी। उस लम्हे मुझे उस पर रहम आया, लेकिन ये रहम मेरे जज्बे को कमजोर नहीं कर सकता था। वो जख्म जो मुझे बरसों से चुभते आ रहे थे, अब उनका इलाज सिर्फ इंसाफ था, ना आंसू ना माफी। ज़ारोन ने सर हिलाया, जैसे वो पहले से सब जानता हो, बस मेरी आंखों में वो लम्हा दिखाना चाहता हो। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, उसने कहा, और फिर मेरी तरफ देखा। अब हमें वो आखिरी धागा तोड़ना है जो तुम्हें बंधी रखता है, वो झूठी मां जो बरसों तुम्हारी खामोशी से ताकत लेती रही। मैंने ताई अम्मा के चेहरे को याद किया, वो चेहरा जो अब मुझे खाली दिखाई देता था, जैसे कोई खाली सदफ, अंदर से गला हुआ, सिर्फ बाहर से चमकता। मैंने खुद से वादा किया कि अब ये झूठ मजीद जिंदा नहीं रह सकता। अब वो दिन करीब था जब हम इस महल की बुनियादें हिला देंगे, लेकिन इस बार चीखें नहीं गूंजेगी, बस सच की गूंज सुनाई देगी, और उसमें वो सब लिपट जाएगा जो बरसों से इन दीवारों में दफन था। एक यतीम की चीख, एक बेटे की खामोशी, और एक औरत की जंग। उस दिन मैं कमजोर जरूर हुई, लेकिन मैंने वो कमजोरी दफन कर दी। अब मैं सिर्फ अपनी नहीं, उन सब की आवाज थी जिन्हें कभी बोलने की इजाजत नहीं मिली, और मेरी जंग अब रुकने वाली नहीं थी। ज़ारोन ने मुलाकात की एक जगह तय की, वही पुराना आंगन जहां कभी बचपन की सालगिरह मनाई गई थी, जहां मां ने मुझे झूले पर बिठाया था, जहां ताई अम्मा ने पहली बार मुझे बेटी कहकर बुलाया था। हमने वही जगह चुनी क्योंकि हम जानते थे कि वो अपनी ताकत के मरकज में सबसे बेफिक्र होती हैं, और हमने वहां नस्ब किया एक कैमरा, एक ऑडियो रिकॉर्डर, और सबसे बढ़कर एक ऐसी सूरत हाल जो उनके गुरूर को चीर कर रख दे। मुलाकात एक आम खानदानी बैठक के रूप में रखी गई। ताई अब्बा, कुछ अजीज और मैं सब इस ख्याल में थे कि ज़ारोन ताई अम्मा से रस्मी माफ़ी मांगने वाला है और जायदाद के मामलात दोबारा उनके इख्तियार में देने के लिए तैयार है। वो मुतमईन बैठी थी, सोने की बारीक साड़ी, गले में पुराने दौर का हार, और चेहरे पर वही फतामंद मुस्कुराहट। ज़ारोन ने नरम लहजे में बात शुरू की। मैं थक चुका हूं ताई, मैं थक चुका हूं ताई अम्मा। जो कुछ हुआ, मुझे लगता है कि हम सबको एक और मौका देना चाहिए। वो अपनी मुस्कुराहट के पीछे मुतमईन हो गई। मैंने तो हमेशा यही चाहा बेटा, बस तुम वापस अपनी अकल पर आ जाओ, बाकी सब ठीक हो जाएगा। यही वो लम्हा था जिसका हमें इंतजार था। ज़ारोन ने थोड़ा झुककर पूछा, लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि आपको आखिर ये सब करने की जरूरत ही क्या थी? ताई अम्मा ने जैसे एक झटके से अपना सर उगल दिया। वो सौतेली थी, बेवकूफ, जज्बाती। मैंने उसे मोहरा बनाया,
असल दिमाग तो मैं थी। सब कुछ मैंने प्लान किया। तुम्हारे बाप को, अनाया के वालिदैन को, जायदाद की मुंतकली को। तुम सब सिर्फ पुतलियां थे मेरे खेल में। ये कहते वक्त उनके चेहरे पर गुरूर था, जैसे कोई फनकार अपनी आखिरी पेंटिंग पर फख्र कर रहा हो। मगर उन्हें नहीं मालूम था कि वो अपनी ही कब्र पर दस्तखत कर चुकी हैं। उसी लम्हे जारून ने मेज पर पड़ा रिमोट उठाया और दीवार पर लगे प्रोजेक्टर को ऑन कर दिया। पूरी रिकॉर्डिंग, तस्वीरें, ऑडियो सब आंखों के सामने आ गया। मेहमान, वकील, रिपोर्टर सब देख रहे थे। ताई अम्मा की हंसी लम्हों में गायब हो गई। वो बेयकीन नजरों से सबको देखने लगी। ये क्या है? ये तुम लोग क्या कर रहे हो? उनकी आवाज अब वो ताकत नहीं रखती थी जो कभी पूरे खानदान को चुप करा देती थी। मैंने पहली बार उनकी तरफ कदम बढ़ाया, बिल्कुल सामने जाकर आंखों में आंखें डाली। हम वही कर रहे हैं जो आपने बरसों नहीं होने दिया। सच दिखा रहे हैं। अब हम नहीं डरेंगे। अब तुम हो जो खामोश हो गई हो। जारून मेरे साथ आ खड़ा हुआ। पूरे खानदान की नजरें अब हम पर थीं और हर चेहरे पर वही सवाल लिखा था जो बरसों मेरे दिल में था। क्या वाकई ताई अम्मा इतनी सफाक हो सकती हैं? जारून ने ताया अब्बा की तरफ देखा जो साकत खड़े थे, जैसे उनके पैरों तले से जमीन खिसक चुकी हो। उन्होंने अपनी जिंदगी का वो सच देख लिया था जिससे वो हमेशा मुंह मोड़ते आए थे। एक लम्हे को वो बैठ गए और आंखें मूंद ली, जैसे बरसों की खामोशी अब उन पर भी बोझ बन गई हो। रिपोर्टर ने ताई अम्मा की तरफ माइक बढ़ाया, लेकिन वो कुछ न कह सकी। वो जो हर महफिल में बोलती थी, हर फैसले पर आखिरी लफ्ज कहती थी, अब उनके पास कहने को कुछ नहीं था। उनकी जबान जो साजिशों की गवाह थी अब बेजबान हो चुकी थी। उसी रात हमने उनका खेल खत्म कर दिया। वो खेल जिसमें मासूमियत को मोहरा बनाया गया, मोहब्बत को तिजारत और रिश्ता सिर्फ ताकत का हथियार था। मैंने जब कमरे में वापस जाकर आईना देखा तो पहली बार खुद को मजबूत पाया। आंखों में वो चमक थी जो किसी जीत की नहीं, किसी सच के मुकम्मल हो जाने की होती है। और जारून मेरे पीछे आकर बोला, ये सिर्फ इब्तिदा थी अनाया। मैंने गर्दन मोड़ी, उसके कंधे पर सर रखा और आहिस्ता से कहा, इस बार हम इख्तिताम भी लिखेंगे अपने हाथों से। उसी रात चाल उल्टी पड़ी थी और हमने सच को असल मकाम दे दिया था, दुनिया के सामने, बेनकाब, नाकाबिल इनकार। ये पहली रात थी जिसमें ना छुपाव था, न पर्दे, न कोई खौफ। हम दोनों अपनी अपनी जंगें जीत चुके थे। जारून ने अपने पागलपन की झूठी शनाख्त को दफन कर दिया था और मैंने बरसों से अपने अंदर पलते खौफ और कमजोरी को। कमरे की रोशनी मध्यम थी, लेकिन हम में जो रोशनी जागी थी वो किसी लाइट की मोहताज न थी। जारून मेरे करीब आया। कदम आहिस्ता थे, लेकिन निगाह में वही असम था जो किसी लड़ाई के बाद फातेह की आंखों में होता है। मैंने उसकी तरफ देखा, साफ सीधी निगाहों से। अब हम दोनों के दरमियान कुछ भी छुपा नहीं था। जो बातें बरसों दबाई गईं, जो जज्बे कभी लफ्जों तक ना पहुंच सके, वो अब हमारे दरमियान बेखौफ बह रहे थे। उसने मेरे चेहरे को अपने हाथों में थामा, न नरमी से न शिद्दत से, एक ठीक तवाजुन के साथ। उस लम्स में दावा भी था और सवाल भी, जैसे वो कह रहा हो कि क्या तुम वाकई मेरी हो, और जैसे मेरे लम्स से वो खुद भी यकीन करना चाहता हो कि वो अब सिर्फ एक कहानी का किरदार नहीं, मेरे सच का हिस्सा है। अब तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हारी। मैंने धीरे से कहा, अपनी सांसों के साथ, अपनी हड्डियों की थकन उतार कर। वो अल्फाज मेरी तरफ से वादा थे, न सिर्फ मोहब्बत का, बल्कि उस लड़ाई में साथ खड़े रहने का जो हमने मिलकर लड़ी थी। जारून ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक आई वो मेरे जवाब से ज्यादा मुकम्मल थी। उसने मुझे अपनी तरफ खींचा, एक भरपूर आहिस्तगी के साथ, जैसे हम बरसों के फासले मिटा रहे हों। हम एक दूसरे में सिमटने लगे, न किसी फरेब से, न किसी धोखे से, बल्कि सच के साथ। उसकी उंगलियां मेरी पुश्त पर चलती थीं, जैसे मेरे बरसों के दुख पड़ रही हों। मेरा जिस्म कभी किसी के सामने इतना मुतमईन नहीं था, कभी किसी के लम्स को यूं सच्चाई की गवाही नहीं मिली थी। उसकी हर सांस, हर जुम्बिश मेरे वजूद के अंदर जज्ब हो रही थी, जैसे मैं खुद को दोबारा तख्लीक होते महसूस कर रही थी। जारून के साथ, जारून के लम्स में। जारून ने मेरे गाल पर लब रखे और वो बोसा मेरे वजूद के हर टूटे टुकड़े को जोड़ने लगा। तुमने मुझे मुकम्मल किया नाया, वो बोला, जैसे वो ये बात बरसों से अपने अंदर दबाए बैठा था। मैंने पागलपन का नकाब इसीलिए ओढ़ा था ताकि इस दुनिया के झूठ से बच सकूं, लेकिन तुमने मुझे वो सच दिया जिसके लिए जीना बनता है। मेरे होठों पर एक मध्यम सी मुस्कुराहट आई। मैंने उसकी गर्दन पर हाथ रखा और धीरे से कहा, और तुमने मुझे वो इख्तियार दिया जिससे मैं खुद को पहली बार
मुकम्मल महसूस कर रही हूं। अब मैं किसी की कमजोरी नहीं, किसी का राज नहीं, मैं सिर्फ अपनी हूं और तुम्हारी। उस रात हमने खुद को एक दूसरे में जज्ब कर दिया, पूरी शिद्दत से, मुकम्मल इख्तियार के साथ। न किसी का हुक्म था, न कोई रस्म, न दुनिया की आंख, बस हम, हमारी खामोशियां और वो सच जो हमारे दरमियान दीवार नहीं पुल बन चुका था। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी और आसमान जैसे हमारी गवाही दे रहा हो। हम दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपटे थे। न वक्त का होश था, न जिस्म की थकन का, सिर्फ दिल था जो पहली बार आजाद होकर धड़क रहा था। वो लम्हे हमारे लिए जश्न थे, न फूलों का, न कंदीलों का, बल्कि जीत का, जज्बे का, और उस लम्स का जो अब तकलीफ नहीं देता था बल्कि खुद एतमादी बन चुका था। मैंने उस रात सीखा कि इख्तियार सिर्फ ताकत का नाम नहीं होता, यह एतमाद का रिश्ता होता है जिसमें ना खौफ हो, ना झिझक, ना खजालत। और ज़ारोन, वो मेरा इख्तियार था, मेरा सच, मेरी मलकियत। आज सूरज मामूल से ज्यादा रोशन था। शायद वक्त ने भी हमारी जीत का एहतराम किया था। बरसों बाद हम उस मकाम पर खड़े थे जहां से हमारा सब कुछ छीना गया, लेकिन इस बार हम खाली हाथ नहीं थे। हम सच के वारिस थे और हमारी खामोशी हमारी सबसे बड़ी गवाही। ज़ारोन अब वो पागल वारिस नहीं था जिसे दुनिया ने दरवाजे के पीछे बंद कर दिया था। वो अब मुकम्मल शख्स था, निडर, बाशऊर और सबसे बढ़कर आज़ाद। और मैं वो बच्ची जो 9 साल की उम्र में यतीम हुई, वो लड़की जो बरसों दूसरों के फैसलों के साए में रही, आज अपनी मर्जी की रोशनी में खड़ी थी। मेरे चेहरे पर वो सुकून था जो सिर्फ इंसाफ के बाद आता है, और मेरी आंखों में वो रोशनी जो सिर्फ अपने आप को पाने के बाद जगमगाती है। हमने अदालत में कदम रखा तो निगाहें हमारी तरफ मुड़ गईं। कैमरों की लाइट्स चमकी, रिपोर्टर्स ने आवाजें लगाईं, लेकिन हमने कुछ नहीं कहा। हम सिर्फ आगे बढ़े जैसे कोई खामोश तूफान। वकील ने सबूत रखे, बयानात पढ़े और रिकॉर्डिंग सुनवाई। कमरा अदालत में खामोशी छा गई, वही खामोशी जिसमें बरसों से छुपे सच की आवाज सुनाई देती है। ताई अम्मा के चेहरे पर वो गुरूर नहीं रहा था जो हमेशा उनकी पेशानी पर नक्श रहता था। वहां अब झूठ का शिकस्ता खोल था। उनकी आंखों में जो नमी थी वो शर्मिंदगी की नहीं थी, वो वही बेबसी थी जो उन्होंने दूसरों को सालों दी थी और अब खुद सह रही थी। सौतेली माँ परदेश में थी, जायदाद से बेदखल और उन सब रिश्तों से कट चुकी थी जिन्हें वो पैसों के साथ खरीदना चाहती थी। अदालत के फैसले के बाद जब हम बाहर निकले तो आसमान साफ था। लोग हमें देख रहे थे जैसे किसी नाकाबिले यकीन कहानी का अंजाम देख रहे हों, लेकिन हम दोनों खामोश थे। वो खामोशी जो किसी ऐलान से ज्यादा बुलंद थी, वो खामोशी जिसमें कोई सफाई नहीं थी, कोई फरियाद नहीं, सिर्फ वो यकीन था जो हर आजमाइश के बाद हासिल होता है। ज़ारोन ने मेरा हाथ थामा, मजबूत, मुकम्मल और पुरसुकून। उसके लम्स में अब कोई सवाल ही नहीं था, बस एक तस्लीम थी कि हम एक दूसरे को ना सिर्फ चाहने वाले थे बल्कि पहचानने वाले भी। उसने मेरी तरफ देखा जैसे वो सब कुछ कह रहा हो बगैर कुछ कहे, और मैंने भी हाँ कह दी बिना आवाज के। हमने सीखा था कि सच्चाई के लिए चीखना नहीं पड़ता, जो सच होता है वो खुद बोलता है। खामोशी में जो ताकत है वो किसी चीख में नहीं, वो खामोशी जो किसी कमजोरी की अलामत नहीं बल्कि सब्र की शिद्दत, जब्त की इंतहा, और वही इख्तियार है जो हमारे जिस्म से निकलकर हमारी रूह तक पहुंचता है। हमने सब कुछ जीत कर भी कुछ नहीं मनाया। न बैनर थे, न जुलूस, न कोई जश्न, बस एक खामोश तस्लीम कि जो कुछ छीना गया था वो हमें वापस मिला, और इस बार मुकम्मल हक के साथ। ज़ारोन की आंखों में वो गहराई थी जो सिर्फ एक ऐसे शख्स में आती है जो जानता हो कि आज़ादी का मतलब सिर्फ कैद से निकलना नहीं बल्कि खुद को कबूल करना है। और मैंने खुद को पहली बार मुकम्मल पाया था, न किसी की पनाह में, न किसी के साय में, बल्कि अपने साथ, अपने सच के साथ। वो तमाशा जो बरसों मेरा मुकद्दर था, वो साजिशें जो मेरे इर्द गिर्द रचाई गई, वो चेहरे जो माँ बाप के नकाब में कातिल निकले, अब वो सब मेरे पीछे रह चुके थे। आज मैं शरीके जुर्म नहीं, शरीके इंसाफ हूं, ज़ारोन के साथ, उसके बराबर, न नीचे न पीछे। मैं वो लड़की नहीं रही जिसे हुक्म सुनाया जाता था, अब मैं वो औरत हूं जो फैसले लिखती है। मैंने अपनी जिंदगी का एक एक सफ़ा जलते हुए, रोते हुए, सिसकते हुए पलटा है, लेकिन अब जो सफ़ा खुला है वो साफ है, लिखने के लिए तैयार, नई कहानी के लिए तैयार। और इस कहानी की पहली सत्र यही है, हम चीखे नहीं, खून बहाया नहीं,
हमने सिर्फ सच सुनाया और वही काफी था। जारून ने मेरे हाथ को होले से दबाया, जैसे वो भी यही कह रहा हो, तुम वो पहली खामोशी हो जिसने मुझे मुकम्मल किया। और मैंने दिली दिल में उसे जवाब दिया, और तुम वो पहला लम्स हो जिसने मेरी आवाज को पहचाना। खामोशी कभी कभी बहुत कुछ कह जाती है, बस साथ होना चाहिए, एक वो शख्स जो उस खामोशी को सुन सके और जवाब दिए बगैर समझ सके। आज वो शख्स मेरे साथ है और हम दोनों खामोश रहकर भी सबसे बुलंद बोलने वाले बन चुके हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।